हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर डिटेल में बात करेंगे एमसीक्यू के जरिए। तो क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आज से ही एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है और इसका रिव्यू आपको मिलेगा इसी चैनल पे सीधे एग्जामिनेशन सेंटर से। क्या प्रश्न आए हैं और कैसे उसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स ने, वो सब बताएंगे आपको। और हाँ, अगर आपने ये वाला मैराथन करंट अफेयर्स वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसमें जनवरी से जून 2022 तक के तमाम करंट अफेयर्स एमसीक्यू दिए हुए हैं और मेंबरशिप के जरिए पीडीएफ भी पा सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा सिनी शेट्टी। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। पूरा नाम क्या है? सिनी सदानंद शेट्टी। और फोटोग्राफ ये रहा। कब ये चुनी गई हैं? 3 जुलाई को उनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता उन्होंने। ओके, आप कह सकते हैं 3 और 4 जुलाई की आधी रात को, ठीक है। और खिताब किसने दिया? ये जो ताज है सिर पर, वो किसने पहनाया? तो इससे पहले जो मिस इंडिया थी मानसा वाराणसी, उन्होंने ताज पहनाया इनको, सिनी शेट्टी को। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में आयोजित हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। सिनी शेट्टी के बारे में आपको बताऊँ, 21 ईयर की हैं, कर्नाटक की रहने वाली है, लेकिन उनका जन्म हुआ था मुंबई में। उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है और इस वक्त वर्तमान में वो CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई कर रही हैं और भारतनाट्यम डांसर भी हैं बचपन से ही वो। और इन्होंने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा को वो बहुत बड़ी फ़ैन मानती हैं। उनके सफ़र को देखते हुए उन्होंने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया था। कई विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं। परिवार में अगर बात करें कौन कौन है, तो माता पिता और एक भाई है। तो अब देख लेते हैं कि सेकंड और थर्ड स्थान पर कौन कौन है। तो रनर अप यानी फर्स्ट रनर अप कौन? तो राजस्थान की रूबल शेखावत। और उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्रीनाथा चौहान वो सेकंड रनअप रही, ठीक है। मिस इंडिया की बात हो रही है, इससे पहले कौन कौन थे? तो पूरी लिस्ट ये रही। 2022 में सिनी शेट्टी, 2020 में मानसा वाराणसी, 2019 में सुमन राव, 2018 में अनुकृति वासी और 2017 में मानुषी छिल्लर। ओके, अच्छा, अगर बात होगी मिस यूनिवर्स 2021 कौन है? हरनाज संधू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने के वेणुगोपाल को भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर कितने महीने के लिए पुनर्नियुक्ति की है? कितने वक्त के लिए फिर से उनको रीअपॉइंट किया गया? आंसर होगा 3 महीने के लिए। इसको आप सेवा विस्तार भी कह सकते हैं, लेकिन सही शब्द होगा रीअपॉइंट किया गया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रीअपॉइंट ही कह रहा है द हिंदू, ठीक है। तो के वेणुगोपाल वो 1 जुलाई से अगले 3 महीने की अवधि के लिए रीअपॉइंट हो गए हैं। उनका पिछला कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा था और द हिंदू ने ये लिखा है कि वो इस पद पर बने रहने को इच्छुक नहीं थे, फिर भी सरकार के रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 3 महीने और रह लेते हैं। पहली बार वो जुलाई 2017 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए थे भारत के, और उन्होंने किसकी जगह ली थी? मुकुल रोहतगी की जगह ली थी। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन लगातार उनका कार्यकाल जो है विस्तार दिया जाता रहा है, या कहें उनको रीअपॉइंट किया जाता रहा है। 1 साल, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने, इस तरीके से। उम्र काफ़ी है, 90 साल के हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता रहे हैं, अभी भी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेजबानी करेगा? आंसर होगा हैदराबाद। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। फार्मूला ई, ये फार्मूला ई क्या है? फार्मूला 1 तो सुना होगा आपने। फार्मूला ई क्या है? ये फार्मूला ई मतलब इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, और लेकिन ये जो व्हीकल होगा वो रेसिंग कार की तरह ही होगा। ओके, तो तेलंगाना सरकार ने इस रेस की मेज़बानी के लिए ये फार्मूला ई के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर सिग्नेचर किए। ओके, तो कहाँ पर होगा? हैदराबाद में। तो हैदराबाद के सचिवालय परिसर में और उसके आसपास है हुसैन सागर झील के पास लुम्बिनी पार्क है, तो वहाँ पर होगा
2.37 किलोमीटर का ट्रैक है ये, वहीं पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फार्मूला ई का ये 9वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स ये कंपटीशन है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ये रेसिंग होती है ख़ास तौर पे। ठीक है, और आपको बताऊं कि कई देशों में ये आयोजन होगा, भारत सहित। एक रेस तो भारत में होगा, इसके अलावा मैक्सिको, सऊदी अरब, ब्राज़ील, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, इटली, यूके, तो इतनी जगह होने जा रहा है। और इंडिया में भी होने जा रहा है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में 2023 में। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी अवेलेबल हो चुका है, और वो आपको मिलेगा 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। सरकारी जॉब न्यूज़ का 1 ईयर का मेंबरशिप है, उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले कुछ सालों के भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ के एक्सेस। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, इस संडे को भी हुआ है करंट अफेयर्स का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है। इसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं, यूपीएससी के हो, एसएससी के हो, रेलवे को, सब जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सब से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़। 40% डिस्काउंट बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है, चेक कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? जेवलिन थ्रोअर। आंसर होगा सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। ओके, अभी हाल ही में उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में ये मेडल जीता है। ठीक है, 89.94 का थ्रो किया उन्होंने, भाला फेंका। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो का कितना मीटर का नया रिकॉर्ड बनाकर अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया? मतलब 1 महीने भी नहीं हुए हैं और उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कितना बनाया उन्होंने? तो मैंने अभी भी बताया था आपको, 89.94 मीटर जेवलिन थ्रो किया। ठीक है, और आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि उन्होंने एक और जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने अभी हाल ही में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था और उस समय 89.3 मीटर का थ्रो किया था, लेकिन इस बार उन्होंने 89.94 मीटर का थ्रो किया। इससे पहले जून में कहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा था? तो नुर्मी गेम्स, पावो नुर्मी गेम्स हुआ था, उसमें इन्होंने तोड़ा था। तो नया रिकॉर्ड अब ये हो गया है, तो यही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। शानदार कमाल कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया है? आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता। तो किसने चुना? तो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी PESP, तो उसी ने संदीप कुमार गुप्ता को नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए चुना है। ओके, और कब वो ज्वाइन करेंगे? तो 31 अगस्त को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो चुना गया है यानी PESP की सिफारिश पर, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है वो इसे मंजूरी देगी और उसके बाद ये CMD बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? तो 31 अगस्त को। क्यों? क्योंकि मनोज जैन अभी इस वक्त CMD हैं गेल के और वो 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी पहले शुरू हो जाता है और एक अलग से एजेंसी है, संस्था है जिसका नाम है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। वही टॉप मोस्ट जो पद हैं PSU में उनके सिलेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो संदीप कुमार गुप्ता 56 ईयर के हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक ने भारत की PM आयुष्मान भारत स्कीम के लिए कितने रकम के लोन को मंजूरी दी है? आंसर होगा $1 बिलियन। लगभग ये होता है 7,893 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये मंजूरी अभी हाल ही में दी है और इस लोन में $1 बिलियन जो है वही टोटल वो हेल्थ सेक्टर की ओर खर्च होगा। इसके अलावा भी लोन में 75 मिलियन डॉलर जो है ना वो इसके अलावा भी खर्च किया जाएगा, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह पे भी खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है वो अगर हम ये बात करेंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम के पे कितना, तो $1 बिलियन और इसके अलावा एक और है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे
उस पे उसके लिए मदद के लिए तो $75 मिलियन। ओके, तो इस तरह से टोटल $1.75 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक है 2 प्रोजेक्ट के लिए ये देने को तैयार हुई है। तो यह सवाल उठता है कि $1 बिलियन के लोन का क्या उपयोग होगा, क्या यूज़ किया जाएगा। तो इसमें से आधा यानी $500 मिलियन जो है वो क्या है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पेंडेमिक प्रिपरेशन प्रोग्राम में खर्च होगा। मतलब आगे आने वाले जो संभावना है कि पेंडेमिक आ सकता है, तो उसके लिए इंडिया तैयार रहे, उस पर खर्च किया जाएगा उसके तैयारी में। और बाकी पैसे जो है इन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम उसके लिए तैयार रखा जाएगा कि हम अपनी जो हेल्थ सर्विस है उसको और बेहतर रख सकें। तो इस माध्यम से ये पूरा खर्च किया जाएगा। ओके, और ख़ास तौर पर ये लोन जो है वो आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी इसके तहत, ये जो खर्च होगा उसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। DRDO ने जुलाई 2022 में मानव रहित विमान यानी UAV उसकी उड़ान का परीक्षण किया, तो इसका नाम क्या है, कौन सा है ये? आंसर होगा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। और 1 जुलाई को ये पहली परीक्षण उड़ान हुई है और ख़ास तरह का ये UAV है। इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में परीक्षण हुआ है। आप देख रहे हैं इस तरह से इसका परीक्षण हुआ है। मतलब छोटा सा एक वायुयान कह सकते हैं, फाइटर प्लेन कह सकते हैं आप इसे, और अनमैन्ड है, यानी ये इसमें कोई व्यक्ति या पायलट बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और आने वाले वक्त में भारत जो है वो UAV की सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उसी की एक वानगी देखने को मिली है। ओके, और इसमें रूस का TRDD-50MT इंजन लगा हुआ है और DRDO ने इस विमान को यानी UAV को विकसित किया है। ठीक है, DRDO की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को, 1958 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव तस्करी को रोकने के लिए किन राज्यों ने जुलाई 2022 में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किया है एक साथ मिलकर? आंसर होगा A और B, यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, 6 राज्य हैं, इन सब ने मिलकर मानव तस्करी को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किया है। ठीक है, और इन 6 राज्यों के जो महिला बाल कल्याण प्रतिनिधि हैं उन सब ने ये मानव तस्करी को रोकने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया। काफ़ी चर्चा हुई इस पर, और ये आप देख रहे हैं मीटिंग का रीजनल कंसल्टेशन आयोजित किया गया था, उसी के दौरान ये हुआ है। ओके, और इस कंसल्टेशन को तेलंगाना सरकार ने एक शक्ति वाहिनी संस्थान है उसके साथ मिलकर ये तैयार किया है। ओके, इसमें यही है कि खुफिया जानकारी एकत्रित की जाएगी ताकि जो मानव तस्करी है वगैरह है, बच्चों की तस्करी है, ख़ास तौर पर महिलाओं की तस्करी है, वो सब न हो पाया और कानूनी रूप से गवाह को संरक्षित किया जाए। और जो भी इस तरह में लोग फंस गए हैं, बच्चे फंस गए हैं, महिलाएं फंस गई, उन सब का पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन वो सब हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव उसका उद्घाटन कहाँ पर किया, कहाँ पर आयोजित किया गया? 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। आंसर होगा मुंबई में ये आयोजित किया गया। और PIB की प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं, उसकी ये हेडिंग है। ओके, और फोटोग्राफ ये रहा। तो ये 1 जुलाई को उन्होंने मुंबई के जुहू बीच के पास में नोवेल्टी में ये 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ओके, इसके जरिए ये होगा कि फिल्मों के जरिए पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, वो सब इसके जरिए कोशिश हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने जून 2022 में गोल्ड पर यानी सोने पर कितने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है? आंसर होगा 15%। ठीक है, पहले क्या था? 10.75% था, अब उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ठीक है, क्यों किया गया? इसके पीछे ये भी वजह मानी जा रही है कि रुपया जो है लगातार वो कमज़ोर हो रहा है।
दरअसल हुआ ये है कि गोल्ड के आयात में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले कुछ महीनों में। मई महीने में ही 107 टन सोना आयात किया गया और जून में भी आयात में और बढ़ोतरी देखी गई है। जुलाई में भी अब देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये जो आयात हो रहा है उससे क्या हो रहा है, तो चालू जो खाता है भारत सरकार का करेंट अकाउंट, उस पर दबाव पड़ रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, घाटा बढ़ रहा है। तो और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम चूँकि सोना खरीद रहे हैं उसके बदले हम डॉलर दे रहे हैं, जो हमारे पास डॉलर जो सुरक्षित रखा हुआ है, जो हमने रिज़र्व रखा हुआ है उसे। तो ऐसे में रुपया कमज़ोर हो रहा है। रुपया तो हालत ये हो गई है कि 79 तक एक समय पहुंच गया रुपया गिरकर। ओके, आरबीआई कोशिश कर रहा है कि उसको थामे रखे, लेकिन चूँकि हम आयात बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ चुकी है तो हम वो आयात कर रहे हैं, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन गोल्ड पर लगाम लगाया जा सकता है। तो उसके लिए ये किया गया है 15% ऐसा करना है सरकार का कि हमने बढ़ा दिया है। तो सरकार की एक कोशिश है कि रुपये को थामा जाए, रुपये को जो लगातार गिरता जा रहा है, और उसके लिए आप देख रहे हैं कि 80 के आसपास पहुंच गया। मैंने बताया आपको 79 तक तो पहुंच ही गया है और 80 भी पहुंच जाएगा जल्दी। तो ऐसे में सरकार ये भी देख रही है कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहां से हम आयात को कुछ कम कर सकते हैं। ओके, तो उसके तहत ये किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा T राजा कुमार। ठीक है, वो भारतीय मूल के हैं। 1 जुलाई को उनको 2 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। 1 जुलाई से उन्होंने कार्यभार जो है वो संभाल भी लिया है। ठीक है, और उन्होंने किसकी जगह लिए? डॉक्टर मार्कस प्लेयर की जगह लिया। मैंने बताया आपको कि वो भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन सिंगापुर के नागरिक हैं। टी राजा ने सिंगापुर के गृह मंत्रालय और सिंगापुर पुलिस बल में 35 ईयर से अधिक वक्त तक सीनियर स्टेज में उन्होंने भूमिका निभाई है। वर्तमान में वो सिंगापुर गृह मंत्रालय के सीनियर एडवाइज़र हैं, इंटरनेशनल काम कर रहे हैं उसके तौर पर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है और उनको FATF का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बना दिया गया। इम्पॉर्टेंट बात है, FATF उसके क्या काम है? जो मनी लॉन्ड्रिंग है और आतंकवाद को लेकर जो पैसे दिए जाते हैं आतंकवाद बढ़ाने के लिए, तो उन सब पर कंट्रोल करना, उन सब की उस पर निगरानी रखना। उसी के द्वारा जैसे पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी? 1989 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 जुलाई को। उद्देश्य क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे पर और प्राकृतिक जो पर्यावरण है उस पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ा प्लास्टिक का, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि एक प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 100 से 5 साल लग सकते हैं उसको पूरी तरह खत्म होने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 जुलाई को। और 2022 में ये 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है, 2022 की थीम क्या है? सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करें। और भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय सहकारिता मंत्री तो अमित शाह, गृह मंत्री के साथ साथ वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं और भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। अगला क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। आंसर होगा 2 जुलाई को। ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में इस दिवस की स्थापना की थी। तब से दुनिया भर के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इसे मनाते हैं इस दिवस को। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और भी क्वेश्चन है उसको कल के वीडियो में दे देंगे। कल सुबह 7 बजे फिर हाजिर होंगे आपके सामने। और हाँ, अगर आपने ये मैराथन वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगा। और आपको बताऊँ कि तमाम एग्जामिनेशन में, चाहे UPSC हो, UPPSC हो, BPSC हो, NTPC हो, एग्जामिनेशन के SSC हो, सब में सरकारी जॉब न्यूज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन धड़ाधड़ टकरा रहे हैं। ओके, देखना मत भूलना अगला वीडियो। हम मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।